बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति को मिली बड़ी जीत के बाद सरकार गठन तो दूर, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज महायुति की बैठक थी, लेकिन खबर यह आई कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, इसलिए मीटिंग टाल दी गई। आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पेच क्यों फंसा है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र एनडीए में फंस गया पेच? क्या सीएम नहीं बनने से नाराज हैं शिंदे? क्यों सीएम के ऐलान में हो रही है देर? क्या फडणवीस को सीएम बनाएगी बीजेपी? महाराष्ट्र में इतना सस्पेंस क्यों? महायुति को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली। जीत के बाद सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। दावा यही किया गया कि बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बावजूद महायुति में कोई खटपट नहीं है, सब कुछ ठीक है। यहां तक कि बीती रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के बाद महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, सस्पेंस बढ़ गया। ऐसा क्यों, ये समझिए। दावा यही है कि महायुति में सब ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे के अचानक अपने गांव जाने की वजह से महायुति की अहम बैठक टल गई। अब सवाल है कि मीटिंग से पहले शिंदे अपने गांव क्यों चले गए? नाराजगी है या वजह कुछ और? दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय शिरसाट के इस दावे ने सस्पेंस बढ़ा दिया कि शिंदे न तो डिप्टी सीएम बनेंगे और न ही केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने मोदी साहब से बात की, अमित शाह साहब से बात की और छोड़ दिया। मेरा कोई क्लेम नहीं, आप जिसको चाहे बना दो, हमारा उनको समर्थन रहेगा। इसके लिए शिंदे साहब पे कोई दबाव आने का सवाल ही नहीं उठता। शिंदे साहब अगर चाहते तो कुछ और डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वो युति धर्म तोड़ना नहीं चाहते थे। जो सपोर्ट मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने किया था, उसके लिए वो उनसे लॉयल रहे। इसलिए दबाव आने की कोई संभावना थी भी नहीं और ना कोई ला सकता है। शिंदे के गांव जाने की वजह से सियासी अटकलों का बाजार गर्म, लेकिन शिवसेना का कहना है कि शिंदे नाराज नहीं हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे वापस आएंगे। एकनाथ शिंदे के लौटने के बाद ही महायुति की बैठक होगी, मंत्रिमंडल के बंटवारे पर मुहर लगेगी। बड़ी बात यह है कि अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, यानी सीएम कौन बनेगा अभी तस्वीर साफ नहीं है। 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के एक पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद महायुति की बैठक होनी है, जिसमें शिंदे शामिल होंगे। हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे, उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सूरत पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अजमेर दरगाह के सर्वे पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तक पर बात की। सूरत में गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अजमेर अगर सरकार को कोर्ट ने दिया है आदेश सर्वे करने के लिए, तो किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? दुर्भाग्य रहा इस देश का कि नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। अगर
सरदार पटेल होते तो आज किसी को कोर्ट में जाकर के सर्वे के लिए अर्जी नहीं देना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है भारत का हिंदू समाज कि आखिर क्यों नहीं। क्या आपने अपने आप को वोट के साथ साथ हवाला दे दिया है, हवालात कर दिया है, अपने को मुसलमानों के हवाले कर दिया है कि आप बोल नहीं सकते एक शब्द। पूरे खानदान रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं, न देश को चैलेंज है न पार्टी को चैलेंज। गुजरात के द्वारका जिले में एटीएस को बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये जासूस द्वारका के ओखा का रहने वाला है, जो अपने काम की आड़ में इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजा करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया भारतीय। गुजरात के ओखा, द्वारका, जामनगर में जासूसी। पाकिस्तान भेजी भारतीय सेना की जानकारियां। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। दीपेश गोहिल नाम का ये आरोपी द्वारका जिले के ओखा का रहने वाला है। ये पिछले 3 साल से ओखा पोर्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के तौर पर डिफेंस की बोट में वेल्डिंग, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक का काम करता था। सोशल मीडिया के जरिए करीब 7 महीने पहले पाकिस्तानी आर्मी की एक महिला अधिकारी ने दीपेश से संपर्क किया था, जिसके बाद पैसों की लालच में दीपेश ओखा, द्वारका, जामनगर से भारतीय सैनिकों से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजने लगा। गुजरात एटीएस के मुताबिक पिछले कुछ समय से इंडियन कोस्ट गार्ड और समुद्री सीमा के बारे में कुछ अहम जानकारियां पाकिस्तान पहुंच रही थी। इसकी भनक लगने के बाद से गुजरात एटीएस की टीम दिनेश गोहिल को ट्रैक कर रही थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कोस्ट गार्ड की काफी जानकारियां पाकिस्तान पहुंचा चुका है। दीपेश बाटुकभाई गोहिल, ये ओका जेटी के पास वहाँ कोस्ट गार्ड शिप्स का काम करता है। लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ, जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बातमी मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान के तरफ से बात कर रही है। वो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में दिनेश गोहिल ने कबूल किया है कि सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था। पैसों के लिए उसने इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय समुद्री सीमा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहाँ जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज़ होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपए के हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। फिलहाल पुलिस ने दिनेश के संपर्क में रहने वालों की भी जांच शुरू कर दी है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जासूसी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके तार कहां तक फैले हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके लिए साइबर क्रिमिनल नए नए ढंग अपना रहे हैं। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की वारदात को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। सूरत में भी एक 90 वर्ष के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर क्रिमिनल्स ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए ठग लिए। जिस रफ्तार से तकनीक का विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। साइबर ठग एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये एक तरह से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है। डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसे लोग एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए कमा देते हैं। सूरत की पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये लोग भी डिजिटल अरेस्ट गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने 90 साल के बुजुर्ग को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को सीबीआई, ईडी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग से संपर्क किया। वीडियो कॉल के जरिए उन्हें डराया गया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी के केस में आया है। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज और ईडी के लेटर दिखाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। आरोपियों ने बुजुर्ग को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और लगातार पैसे ट्रांसफर करवाते रहे। गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग ने आरोपियों के कहने पर अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। सूरत के 90 इयर्स के एक सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। 15 दिन तक इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया कि आपका 400 ग्राम जैसा कुरियर में पार्सल मिला हुआ है जो बाहर जा रहा था, और उसमें सीबीआई, ईडी, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग ऑर्डर्स, ये सब दिखा के उनको डरा के उनके पास से 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट उन्होंने अलग अलग अकाउंट में ले ली थी। कल साइबर क्राइम सेल को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। उन्होंने 5 आदमियों को बैंक से कैश विड्रॉल करते 9.5 लाख रुपए जितने कैश विड्रॉल कैश के साथ उन लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से काफ़ी चीज़ें भी बरामद हुई है। 28 सिम कार्ड, 46 डेबिट कार्ड, अलग अलग बैंकों की चेकबुक, 23 कैश और एक i20 गाड़ी, ये सब इन लोगों के पास से बरामद हुआ। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड पार्थ उर्फ संजय गोपानी है, जो कंबोडिया में है। पुलिस ने उसका स्केच जारी किया है। ये आरोपी ठगी के रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर कंबोडिया में पार्थ के पास भेज देते थे। डिजिटल अरेस्ट करने वाले इस गैंग का कनेक्शन एक चीनी गैंग से है, जो पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी में शामिल है। जो पकड़े गए उसमें एक रमेश कातरिया, उमेश जिंजाड़ा, नरेश सुरानी, राजेश दिहोरा और गौरांग राखोलिया, ये 5 लोग, और इनके साथ एक वांटेड दिखाया गया है पार्थ संजय भाई गोपानी, जो इस गैंग का मुख्य सूत्रधार है और अभी वो कंबोडिया में है। ये चाइनीज़ लोगों को साथ मिलके डिजिटल अरेस्ट के स्कैम ही कर रहे थे। जो 5 लोग पकड़े गए उनमें से 3 लोगों के करंट अकाउंट भी पाए गए हैं। खुद के अकाउंट्स में ये लोग पैसा लेते थे और 5 लाख जितना कैश विड्रॉ करके अलग अलग इनको कैश वापस रिटर्न किया जाता था। इसमें आंगड़िया के ट्रांजैक्शन मिले हुए हैं, यूएसडीटी के वॉलेट मिले हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें बरामद हुई और इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रहा है। सूरत पुलिस साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। सूरत साइबर क्राइम सेल पिछले 1 महीने के अंदर 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिन्हें डिजिटल फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जॉब फ्रॉड जैसे अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। हालांकि सूरत में डिजिटल अरेस्ट का यह पहला मामला है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। कच्छ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्रग्स को कार के बोनट में एयर फिल्टर के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही कि किसने सप्लाई के लिए भेजा और इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी। वाहन चेकिंग दरमियान एक शंकास्पद गाड़ी जो रोकने में आई और उस गाड़ी को चेक करने के दरमियान गाड़ी के बोनट का जो एयर फिल्टर का जगह है वहाँ से एक शंकास्पद जो है जत्था मिला, जिसको बाद में एफएसएल द्वारा चेक करवाने पे उसमें कोकेन पाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा लाकड़े पुलिस स्टेशन विस्तार में वहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है, जिसमें टोटल 5 आरोपी है। 4 आरोपी पकड़े गए हैं, 1 वांटेड है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं उसमें जो अभी तक पकड़े गए हैं। ये जत्था जो है ये लोग पंजाब से लेके आ रहे थे व्हीकल में और यहाँ पे कच्छ में उनको रिटेल में डिलीवरी करना था
कितने टाइम से और कैसे ये लोग कर रहे थे उसकी अभी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे इनकी रिमांड भी पुलिस द्वारा लेने में आएगी। आनंद में नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम विद्यानगर रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लेकर पहुंची थी। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई। फिर एक व्यक्ति ने नगर निगम के कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। આજની ઘટના એવું છે કે અત્યારે મારે ટેલિફોનિકથી મને જાણવા મળ્યું કે વિદ્યાનગર રોડ પર જે દબાણો દૂર કરવા માટે જેસીબીને લઈને નીકળ્યા છે, હવે જે માણસો ગરીબ માણસો જે ટેમ્પી લઈને લારી લઈને ઊભા રહે છે એ લોકો પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। એ લોકોનું દબાણની અંદર બધું ભરપાઈ કરે છે। જેસીબીની શું જરૂર છે કે તોડવા માટે લાવવાનો છે, એ લોકોનો સામાન ભરી લે છે। જે લોકોએ મંડપ બાંધીને બહાર વેપાર કરે છે એ લોકોને આ લોકો વોન કરે છે। અમે સરકારની જોડે છે અને પ્રશાસનની બી જોડે છે કે ભાઈ દબાણ દૂર કરો, વાત બરોબર છે, પણ જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનો માણસ જે પોતાની લારીથી પોતાનું ઘર ગુજરાન ચલાવી રહ્યો છે એ લોકોનો માલ ભરે છે અને જે લોકોએ અહીંયા આગળ પાવથી ભરાઈ છે, બહાર મંડપ બાંધ્યો છે, એ લોકોને વોન કરે છે। આ પક્ષપાત રાખે છે। आप देख रहे हैं आज तक गुजरात। सूरत के चौक बाजार इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार खाना बनाने को लेकर पिता और बेटी के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने प्रेशर कुकर से अपनी बेटी के सर और चेहरे पर हमला कर दिया। बेटी को भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कल चौक बाजार थाने के सुमन आवास में दोपहर को एक से 1:30 बजे में एक हत्या का बना हुआ। इसमें डिटेल ऐसी है कि गीताबेन की लड़की जिसका नाम हेतालीबेन 18 साल की, वो और उसके बाप के बीच में कुछ रसोई या खाना बनाने के बाबत में झगड़ा हुआ था। इसी बीच उसके फादर ने खाना बनाने का जो प्रेशर कुकर है उससे बार बार उसकी बेटी को सर पे या और फेस पे उसको मारा और इसके हिसाब से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और सिमेर में उसकी एडमिट थी और उसकी सारवार चल रही थी। कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर साहब ने उसको डेथ जाहिर किया, जिसके हिसाब से उसका हत्या का गुना रजिस्टर किया है। आरोपी की हिरासत में उसकी अरेस्ट हो गई है और अभी तपास चालू है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।